जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चली होगी। जय हिंद बेटा। मुरली, खुशबू, पूनम, नीजन, सृष्टि, अनीस, प्रियंका, अबू, बकर जी, पूजा, सुराट, श्वेता, रागनी, आई, सोल्डी, सभी को जय हिंद बच्चा। स्वाति, अमीषा, अमृता, सीतू, सीवी, अंकिता, अंशुल, सबको जय हिंद। सभी को जय हिंद। नैना, सविता, सम्राति, सभी को जय हिंद। नोट्स आपको साथ साथ में बनाना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नोट्स आप साथ में बनाएंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन क्या था क्या था। फिर इसकी बात करेंगे बाउंड्री की, मतलब इसके एरिया की बात करेंगे। एरिया, एरिया का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, इसका टाइम पीरियड क्या था। भाई इसका समय तो कुछ होगा ही। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या माना जाता है, कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना, क्या क्या समय होगा इसका, ठीक। और बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड इनका क्या था। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसके कंटेम्प्रोरी कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी। यानी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात अगर हम बात कर लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्लेस कौन से थे, इसके प्लेस की बात कर लेते हैं, मतलब इनके स्थान की बात कर लेते हैं कि कौन सा स्थान था, या आर्कियोलॉजिकल साइट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कौन सी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इनकी। पॉलिटिकल के बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनका सोशल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। आर्थिक व्यवस्था इनकी कैसी थी। आर्थिक व्यवस्था के बाद इनका सोशल लाइफ देख लेते हैं, सामाजिक जीवन देखेंगे। सामाजिक जीवन के बाद इनका रिलीजियस लाइफ देखेंगे, यानी कौन सा जीवन, धार्मिक जीवन देखेंगे। धार्मिक जीवन के बाद अगला पॉइंट आता है इनका, धार्मिक जीवन के बाद इनका डिक्लाइन देखेंगे, इनका पतन कैसे हुआ। इसके अलावा लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रमुख तथ्य। इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसे नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, फटाफट जल्दी से नोट डाउन करेंगे।
चलो शुरू करें। नोटेड सर, नोटेड सर। चलो अब सबसे पहला हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ आईवीसी। तो उसके चलने से पहले एक पॉइंट लिख लेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। पहला पॉइंट लिखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें एक बार नोट डाउन करेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक आपके कहलाते हैं कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम बच्चों। तो पहले एक पॉइंट इन्हें नोट करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं, क्योंकि बहुत पूछा जाता है बच्चा, बहुत पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, यह एक इंजीनियर के रूप में आते हैं भारत में और बंगाल में अपॉइंट होते हैं। साथ में इनके अंदर ज्योग्राफी और भी चीज़ों का नॉलेज था, हिस्ट्री का भी, और बड़े पैमाने पर काम करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम जी। ठीक, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बार बार पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन माने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ इस तरीके से इनका चित्र दिखता है, क्योंकि इस समय तक फोटोग्राफी तो आराम से ली जाती थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता था। अब हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईवीसी में, यानी क्या हम लोग लिखने वाले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी क्या बच्चा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम करते हैं तो एक शब्द होता है इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन यानी कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इंडस सिविलाइजेशन नेम वाज गिवन बाय इंडस सिविलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी नहीं, सिंधु सभ्यता। घाटी शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, ये सिंधु सभ्यता, घाटी नहीं, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग नेम वाज गिवन बाय जॉन मार्शल। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल द्वारा दिया गया। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता का अदर नेम क्या होता है भाई? अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आईवीसी लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा ना। आईवीसी मतलब लिखते हैं ऐसे, आईवीसी। तो इतने तो स्मार्ट हैं सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर लिख सकते हैं सर। ठीक है, चलो अब देखो, इसका छोटा छोटा नाम जो होगा, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम मिलते हैं। जैसे पहला नाम इसका मिलता है क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला नाम इसका मिलता है, क्या नाम मिलेगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों मिलता है भाई? पहले इसका नाम होता है क्या? हड़प्पा सभ्यता। अब मन में सवाल आना चाहिए, गुरुजी क्यों नाम मिलता है? तो आपके प्यारे गुरुजी का आंसर क्या होगा?
बिकॉज हड़प्पा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लेस ऑफ IVC। क्योंकि हड़प्पा, इसको हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लो, क्योंकि हड़प्पा, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, यहां पर जगह नहीं होगा, हाँ, तो इसलिए मैं यहां पर हिंदी में नहीं लिख पा रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थान था। अब कहोगे सर ऐसे क्यों, ऐसे ही होता है। 1921 में हड़प्पा पढ़ेंगे ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनूदरो, लोथर, गनेरीवाल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, सब पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक, तो मस्त होके पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेना। पूरे संसार में एक रूल है कि जब भी किसी प्लेस की खुदाई हो और वहां पर कुछ नई सभ्यता मिले तो उस प्लेस के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। और जो पहला प्लेस खोजा गया वो प्लेस कौन सा था, हड़प्पा, तो इसलिए सभ्यता का नाम दे दिया गया क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि पहला जो प्लेस था जो खोदा गया था वो हड़प्पा था, तो इसीलिए सभ्यता का नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला खोजा गया स्थान कौन था, हड़प्पा। अब आते हैं अगला नाम, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, इसे नाम देते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, मतलब आद ऐतिहासिक सभ्यता। क्यों कहते हैं भाई, पढ़ा चुका हूं, इंट्रोडक्शन वाला क्लास सबने देखा होगा। इसे आद ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया भाई, पढ़ा चुका हूं, क्यों कहा गया, हाँ, ये सेकंड नेम है, इसे आद ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया भाई, हाँ, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, बिल्कुल रिमझिम, क्यों कहा गया बताना है सभी को। अनरीडेबल, वेरी गुड किटू, देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया प्यारा सा बच्चों का। लिखित मिली है बट कैन नॉट बी रीडेबल, वेरी गुड अदिति, देखो कितना बढ़िया बढ़िया आंसर है अंजलि, वेरी गुड। अनरीडेबल स्वीटी, बहुत बढ़िया, क्योंकि रिटर्न एविडेंस तो है बट रीडेबल नहीं है, ठीक है, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो यहां लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग इतने स्मार्ट हमारे बच्चे हो ही गए। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी कौन से सभ्यता, तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब सवाल आता क्यों कहते हैं भाई, ठीक, क्यों कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, इसे फर्स्ट इंडियन अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसे पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसे पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, हाँ, क्योंकि ब्रॉन्ज के स्टैचू मिले हैं, ब्रॉन्ज के बहुत सारे मेटल मिलते हैं, नहीं बिल्कुल कह सकते, बहुत सारे ब्रॉन्ज की चीजें मिलती हैं, तो इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति और दुनिया भर की ब्रॉन्ज की चीजें मिलती हैं, तो इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसे पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसके पहले भारत में नगर बना नहीं था, तो पहला नगर बनता है, तो इसीलिए कौन सी सभ्यता कहेंगे, तो नगरीय सभ्यता कहेंगे। इसे सरस्वती या घग्गर सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सतलज घग्गर सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसे छोड़ दो, काम का नहीं है। तो इसे घग्गर सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, घग्गर सतलज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये सब नाम इसे और भी देते हैं, छोटे छोटे नाम हैं। अब आते हैं जनाब इसके सीमा पर, तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब आते हैं इनकी एरिया कितनी थी, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल था तो एरिया कितना होना चाहिए, आप लोग अनुमान लगा के बताओ, छोटा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एरिया। एरिया किसकी बात हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की एरिया की बात हो रही है,
भारत का क्षेत्रफल नहीं लिखना है। जिसका एरिया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर होता था। हाँ, घग्गर और सतलज तक फैली थी, इसलिए घग्गर सतलज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखो इसके बाउंड्री कौन कौन से जगह पर फैला हुआ था। तो देखो एरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूपी, इसको तो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं ना है, यूपी बिहार ये सब ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं ना है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, क्या हो गया भाई, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और तो कुछ नहीं छूटा ना। चलो महाराष्ट्र उठाओ, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इसके अलावा भारत के बाहर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या हो जाता है, अफगानिस्तान। ये सब क्षेत्र में जनाब फैली थी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हाँ, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। चलो भाई, अफगानिस्तान में 2 ही प्लेस थे तो उसे खत्म ही कर देते हैं, या बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत है, अभी जिंदा रहने दो। ये सब क्षेत्र हो गए इनके पूरा एरिया। अब इनके बाउंड्री की बात कर लेते हैं भाई। लिख लिया सभी ने, सीमा की बात कर लेते हैं भाई। इनकी बाउंड्री कहां से कहां तक होगी। बाउंड्री की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सीमा की बात कर लेते हैं। ये ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझने में। ये ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया बच्चा, ते नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ में जो इनका डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं मांडा। नॉर्थ में जो इनका प्लेस होता है उसे कहते हैं क्या, मांडा कहते हैं। नॉर्थ में जो इनकी सीमा होती है ना बच्चा, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, मांडा। चलो भाई, मांडा। ईस्ट में जो सीमा होती है ना उसे कहते हैं आलमगीरपुर। कौन सा प्लेस होगा, आलमगीरपुर। वेस्ट में जो सीमा होगा ना इसे कहेंगे सुतका गेंडोर। कौन सा प्लेस होगा, सुतका गेंडोर। और साउथ में जो सीमा होगी ना इसे कहेंगे दाइमाबाद। चलो भाई, अब इनका पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। देखो ये कौन से प्लेस पर होगा मांडा, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी रिवर पर है, रिवर का मतलब होता है नदी, तो कौन से नदी पर होगा। आलमगीरपुर कहां पर है, तो मेरठ में। और मेरठ कहां है, यूपी में। कौन से नदी पर है, तो वो देख लेते हैं। दईमाबाद कहां पर होगा बच्चा, तो दईमाबाद है महाराष्ट्र में। आपसे पूछे कौन सी नदी, तो नदी की बात कर लेते हैं जनाब।
सुतका गेंडोर कहाँ पर होगा? तो बलूचिस्तान का नाम सुना है सभी ने। मकरान नहीं रहेगा तो मकरान मार्क कर दीजिएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान। यानी क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। कौन सी नदी के पास होगा बच्चा? तो देखिए जनाब जी, मांडा कौन सी नदी? चेनाब नदी पढ़ा होगा ना, चेनाब चेनाब, ये चेनाब नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। और दैमाबाद कहाँ पर है? परवारा नदी। परवारा, परवारा नहीं मिलेगा तो गोदावरी मार्क करिएगा। परवारा या मार्क करिएगा गोदावरी। नहीं रहने पर गोदावरी मार्क करना, ठीक है? नहीं रहने पर गोदावरी मार्क करिएगा। सुतका गेंडोर कौन सी नदी पर है? तो दास्क नदी पर है। और वही दास्क नदी, कौन सा नदी हो जाएगा? दास्क नदी, ठीक है? तो ये इनके हो जाते हैं कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा प्लेस है। चलो मार्क कर लेंगे फटाफट जल्दी से सारे बच्चे। हो गया? चलो अब इसको याद करने का ट्रिक जो बताते हैं अक्सर वही ट्रिक बताएंगे। ट्रिक नंबर 1, अल सुदामा। कौन सा ट्रिक हो जाएगा? अल सुदामा। हाँ, नीजन है क्लास में। अरे वेरी गुड। चलिए पहला पहला वर्ड याद कर लीजिए, जैसे आपको मिल जाए उस तरीके से आप आंसर मार्क कर लीजिएगा। अल सुदामा करके याद कर लीजिए या वैसे करके याद कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा करे। और अगर ऐसे नहीं याद करना है तो दूसरा ट्रिक देख लीजिए, आ गया होगा साउंड। दूसरा ट्रिक याद कर लीजिए, एम दास करके, एम दास करके याद कर लीजिए। आ गया वाइस? चलिए एम दास करके याद कर लीजिए। एम का मतलब हो गया क्या? मांडा। एम का मतलब हो गया मांडा। डी का मतलब हो गया दैमाबाद। ए का मतलब आलमगीरपुर। एस का मतलब सुतका गेंडोर। कैसे भी करके याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर हो जाएगी, ठीक है? इसको ट्रिक से याद करना है, अल सुदामा करके। अल सुदामा, अल का मतलब आलमगीर, सू का मतलब सुतका गेंडोर, दा का मतलब दैमाबाद, एम का मतलब हो गया मांडा। तो इसको ऐसे याद कर लेना या एम दास करके याद कर लेना, ठीक है? जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर ले, ठीक है? आगे चलें।
चलो भाई, तो ये तो हो गया इनके बाउंड्री की बातें हो गई। अब आते हैं इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो ये इनका बाउंड्री बात हो गई। अब इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या था। आईवीसी का टाइम पीरियड क्या होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक सबसे पहले आता है रेडियो कार्बन डेटिंग। सबसे पहले आता है कौन सा डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग आता है। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका टाइम पीरियड 2300 से लेकर के 1750 बीसी होता है। ये रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार कहते हैं। मतलब किसके अनुसार, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार। रेडियो कार्बन तिथि कहता है कि 2300 से 1750 बीसी होता है। ठीक, ठीक। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2300 से 1750 बीसी। अब जॉन मार्शल के अनुसार टाइम क्या होगा। कुछ लोगों के नाम लिख लेते हैं, हो सकता है पूछ लें। अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के अनुसार जो इनका टाइम होगा 3250 से लेकर 1750, 3250 से लेकर 1750 बीसी होगा। आपकी और एक आध नाम लिखने की इच्छा है तो वो भी लिख लो, चाहे आपकी बहुत इच्छा करे तो माधव स्वरूप वत्स का भी टाइम लिख लो। अकॉर्डिंग टू माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका देखने को मिलता है 3500 से 2700 बीसी। ये तो हो गए सभी के डेट कि भाई क्या मार करोगे क्या नहीं मार करोगे। यदि आपके एग्जाम में आए और आपको एक ही आंसर देना है तो क्या मार करोगे, तो उसे नॉर्मल डेट कहते हैं। तो नॉर्मल डेट जैसा आपके एग्जाम में रहेगा उसके हिसाब से मार्क कर देना। नॉर्मल डेट का मतलब होता है, नॉर्मल डेट का मतलब सामान्य तिथि जो होगा, सामान्य तिथि 2500 से टच करोगे, 2500 से 1700 या 1750 बीसी रहेगा। अब इसे ध्यान से समझो, यदि ये 2400 रहेगा तो भी मार्क कर देना, 2300 रहेगा तो भी मार्क कर देना, 2200 रहेगा तो भी मार्क कर देना, 2250 रहेगा तो भी मार्क कर देना, 1700 रहेगा तो भी मार्क कर देना, 1750 रहेगा तो भी मार्क कर देना। मतलब छोड़ना नहीं है, उसे नॉर्मल डेट कहते हैं। ठीक है, 1700 से नीचे मत आना। हाँ, तो उससे नीचे मत आना। जब ऐसा नहीं कि 1500 बीसी मार दिया, 1600 बीसी, 1600 1650 चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नीचे मत आना क्योंकि वैदिक काल आ जाएगा फिर। ज़्यादा मतलब नीचे का मतलब ज़्यादा ऊपर मत जाना। 1800 रहेगा तो भी मार्क कर देना, छोड़ना नहीं। मतलब इसी के अराउंड में यदि पूछेगा ना सिंधु घाटी सभ्यता का डेट क्या था, तो इसी के अराउंड बना। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है। चलो बच्चा, अब आगे की तरफ चलते हैं। जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बन रही थी तो संसार में कहीं ना कहीं कुछ और सभ्यताएं बन रही थी।
मतलब भारत में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन बन रहा था तो संसार में कहीं ना कहीं और भी सभ्यताएं जनरेट हो रही थी, तो उसी के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन। यानी कौन सी सभ्यता? समकालीन सभ्यता। कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब धरती पर आप आए होगे तो आपके जोड़ीदार का भी आगमन हो गया होगा, ठीक है। तो धरती पर जब यह सभ्यता बनी थी तो कंटेम्प्ररी कोई ना कोई और सभ्यता भी बन रही थी सेम टाइम में, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन, मतलब एक ही समय को बनना सभ्यता। यानी भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो संसार में कुछ और सभ्यताएं चल रही थी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया का नाम सुना है सभी लोगों ने? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता बन रही थी तो संसार में मेसोपोटामिया में भी सभ्यता बन रही थी। मेसोपोटामिया का मतलब हो गया इराक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कौन सी नदी पर बन रही थी? तो दो नदियां थी, एक का नाम था दजला। कौन सा रिवर? दजला रिवर। दजला एंड फरात रिवर। कौन सी नदी पर बन रहा था? दजला फरात नदी। यानी संसार में कौन सी नदी बन रही थी? दजला फरात नदी। दजला और फरात नदी के पास से सभ्यता बन रही थी। कहोगे सर इसको और थोड़ा ब्रीफ कर दो, तो चलो और ब्रीफ करते हैं भाई इसको। देखो इधर से आ गई दजला नदी, इधर से फरात नदी आ गई और इधर से दजला नदी आ गई, और बीच वाले जोन में जो आपका बन गया ना, बीच वाले जोन में जो आपका बन गया ना, बस इसको ऐसे ही समझ लो। बीच वाले जोन में जो आपका बन गया मेसोपोटामिया। क्या हो गया? ओके, बीच वाले जोन में आपका हो गया क्या? मेसोपोटामिया। इधर से फरात नदी है और इधर से दजला नदी है, और बीच में जो सभ्यता बन रही है इसे कह रहे हैं क्या? मेसोपोटामिया। यहाँ पे सभ्यता बन गई, मतलब ऐसे कह लीजिए बीच में, हाँ दोनों के बीच में बनती है, इधर निकल जाती है इधर निकल जाती है, तो इसी को कहते हैं कौन सा? दजला फरात रिवर। ठीक है, आगे चले। अच्छा अभी तक कोई ऐसा बच्चा जिसे क्लियर ना हुआ हो बता दो, फिर आगे चले। कोई ऐसा बच्चा जिसे क्लियर ना हुआ हो? सभी का क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जिम नेहा, कमनी, खुशबू, अरफीन, आफरीन, डेज़मीन, निजन, दिव्या, अंजलि, अमृता। हाँ क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलो बहुत बढ़िया, रिपीट कर दो सर। चलो लेट में आए हो ना महक, या रेगुलर हो? देखो लेट में आके मत बोलना, ये गलत बात होगी, ठीक है ना। हाँ लेट में आके नहीं बोलना है कि सर रिपीट कर दो, टाइम से रहो ताकि रिपीटिशन वाली समस्या ना आने पाए। ठीक, देखो जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बन रही थी तो संसार में कहीं ना कहीं और सभ्यता बन रही थी। जैसे आप लोग, जब हम लोग धरती पे आते हैं तो हमारा जोड़ीदार भी आते हैं, हालांकि कुछ लोगों की जोड़ी भी नहीं बनती है, तो उसे समकालीन कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों के समकालीन कौन है? तो जितने भी आपके सहपाठी लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें समकालीन कहते हैं। ठीक, और इसी समय में जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बन रही थी तो मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता बन रही थी जो कि इराक में है। ठीक, सभ्यता उसे कहते हैं जहां पर एक तरीके का सब कुछ देखने को मिले, एक तरीके का रहन सहन, एक तरीके का खाना पीना, एक तरीके का कल्चर, वो होता सभ्यता कहलाता है।
ठीक, सभ्यता के अंदर ही संस्कृति आ जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो हम लोग का सभ्यता होता है। कहते हैं ना सभ्य लोग हैं क्या सभ्य लोग हैं। जैसे जंगल में लोग रहने वाले जो हुआ करते थे पहले, मंगोलियाई लोग असभ्य लोग माने जाते थे। अब भारत के लोग क्या माने जाते हैं? सभ्य लोग। कहते हैं ना भाई तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं है, कहते हैं ना बड़ा असभ्य आदमी है वो। सभ्य आदमी मतलब उसके अंदर तौर तरीका, रहना, खाना, पीना, घूमना सब मिला के उसे सभ्यता कहते हैं। ठीक, उसे सभ्यता कहते हैं, तो उसी होता है। ठीक, हाँ, तो उसी को सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया में वही सभ्यता बन रही थी जब संसार में अन्य जगह बन रही थी। उसी तरीके से हमारे यहाँ बन रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसी को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया बच्चा। और बात कर लेते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन। इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। मतलब सेम समकालीन है। मिस्र का जो पिरामिड कल दिखाया था मैंने, आई थिंक सो, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी पे बनेगी? अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े हो तो बताओ। मिस्र की सभ्यता। और बात कर लेते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता कौन सी रिवर पे होगी? तो नाइल रिवर पर। यानी कौन सी नदी? नील नदी पर बनेगी मिस्र की सभ्यता। मिस्र में देखो ध्यान रखिएगा, ये जो पिरामिड्स वगैरह देखो ना, ये इस काल में भी बनने शुरू हो गए थे थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपको लगा दूं, यहाँ पिरामिड लगा दूं चाहो तो। ये देखो, ये पिरामिड कल दिखाया था ना हमने आप लोगों को, इस तरीके से कल हमने आपको दिखाया भी था, आई थिंक सो। आई थिंक कल दिखाया था हमने आपको। ये देखो, मिस्र में जो पिरामिड वाली सभ्यता बन रही थी, नील नदी पे बन रही थी। कौन सी नदी पर? नाइल रिवर कहते हैं उसी को, नील नदी पर। ये देखो पिरामिड की सभ्यता है। मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, गीजा के पिरामिड्स वगैरह ये सब बन रहे थे, आपकी सभ्यता बन रही थी। इसके बाद में भाई इसके कंटेम्प्रेरी और कौन सी सभ्यता बन रही थी भाई? इसके कंटेम्प्रेरी बन रही थी चाइनीज सिविलाइजेशन। यानी कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता कौन सी नदी पर बन रही थी? तो चीन की सभ्यता जो बन रही थी वो वो आपका बन रहा था कौन सा? वांगहो रिवर पर। यानी कौन सी नदी हो जाएगा आपका? तो चाइना वाली हो जाती है आपकी कौन सा? तो येलो रिवर कहते हैं उसी को, वांगहो रिवर कहते हैं, वांगहो रिवर, वांगहो रिवर, या इसी को कहते हैं येलो, वांगहो या येलो कहते हैं इसी को, येलो रिवर। यानी कौन सी नदी? पीली नदी। इन सभी सभ्यताओं में सबसे बेहतरीन जो सभ्यता होती है, सबसे बड़ी बेहतरीन सभ्यता होती है, वो कौन सी सभ्यता मानी जाएगी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यानी किसकी सभ्यता? तो हम लोगों की सभ्यता संसार में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। ठीक, सबसे बेहतरीन सभ्यता कौन सी मानी जाएगी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता मानी जाती है। चलो भाई, अब इसका आगे की तरफ बढ़े। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया ये वाली बातें। अब इसके इंपॉर्टेंट प्लेस की बात कर लेते हैं। तो टाइम हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, अब इनके प्लेस की बात कर लेते हैं। तो प्लेस क्यों होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे एडवांस? तो यहीं पर जब तक आप नहीं कह दोगे गुरुजी हम लोग संसार में सबसे एडवांस थे, तब तक आपको समझाते रहेंगे। यह है हड़प्पा। यह है आपका कौन सा प्लेस? हड़प्पा। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग हड़प्पा, हेडिंग डालेंगे आप लोग हड़प्पा। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन होते हैं? तो हड़प्पा के खोजकर्ता जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं? तो हड़प्पा के खोजकर्ता होते हैं जो है राय बहादुर, राय बहादुर दयाराम, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन होते हैं? राय बहादुर दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी। और कौन हो जाएंगे? माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। कौन हो जाएंगे? माधव स्वरूप वत्स। और आपके कौन हो जाते हैं? व्हीलर। कौन हो जाते हैं? व्हीलर। अब ये खुदाई तो कर रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में खुदाई करते हैं? इसके लिए निर्देशन किसने दिया था इन्हें? मतलब पूछा जाए तो किसके डायरेक्शन में खुदाई करते हैं? मतलब इनको खोदने के लिए निर्देशन किसने दिया था? निर्देशन किसके द्वारा दिया गया था? तो निर्देशन दिया गया था किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा बच्चा। मतलब इनको गाइडेंस किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा गाइडेंस किया गया प्रॉपर, कि खुदाई कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो जॉन मार्शल का गाइडेंस था, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया सभी ने, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं किस ईयर में खोदा गया। देखो हड़प्पा के नगर दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा वेल प्लान होंगे, इनका पूरा फीचर समझाएंगे आपको टाउन प्लानिंग जब पढ़ाएंगे ना इनका। तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेना है थोड़ा फॉर्मेट में, मेन जो इनका ऐड करना था ना, एक पॉइंट और ऐड कर लेना है बच्चा फॉर्मेट में थोड़ा सा। प्लेस के बाद यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेना है हल्का सा, यहाँ पर टाउन प्लानिंग ऐड कर लेना। यानी क्या ऐड करोगे? नगर नियोजन ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लेना प्लेस के बाद टाउन प्लानिंग, यानी क्या कर दोगे? नगर नियोजन ऐड करोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन बात कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज करने वाले कौन होंगे? तो जॉन मार्शल के डायरेक्शन में होता है। अब सवाल आता है किस ईयर में खोजा गया। अगला पॉइंट आता है ईयर कौन सा था जब खुदाई हुई। दूसरा आता है कौन सी नदी पर है। तीसरा आता है कौन से प्लेस पर है। चौथा आता है खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो इसकी कौन से ईयर में खोदा गया? तो 1921 में, 1921 एडी में खोदा गया। कौन सी नदी पर होता है? तो नदी का नाम होता है क्या? रावी नदी। अब रावी के कौन से साइड में? तो रावी के बाएं साइड में। बाएं का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट। रावी के बाएं, बाएं को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो रावी के कौन से साइड में हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं कहते हैं ना, हाँ बाएं को लेफ्ट, मतलब लेफ्ट को बाएं कहते हैं ना, हाँ। अगला कौन से प्लेस पर होगा? तो मांटगोमेरी में होगा। मांटगोमेरी, मांटगोमेरी लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान। मांटगोमेरी कहाँ बच्चा? पंजाब पाकिस्तान में। मांटगोमरी, मांटगोमरी पंजाब पाकिस्तान। ध्यान रखना, पंजाब इंडिया में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो ये कौन सा पंजाब है? पाकिस्तान वाला पंजाब है। कौन सा पंजाब है? तो पाकिस्तान वाला पंजाब है। अब खुदाई में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो खुदाई में हमें कई सारी चीजें मिलती हैं। जैसे क्या होता है, देखो नोट करते चलना, साथ साथ में आराम आराम से पढ़ेंगे। तो देखो खुदाई में हमें क्या मिल रहा है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हमें क्या मिल रहा है? दो विशाल चबूतरे वाला अन्ना भंडार। देखो कैसे है इस वक्त, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, तब तक आप लोग आराम से नोट डाउन भी करते चलो। देखो इस तरीके से बना हुआ है, 1 2, ये हो गया ना। इसमें टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 1, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6, 3 4 5। ठीक, कितने रूम हो गए? तो 6 रूम हो गए। 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो विशाल चबूतरे वाला 6 अन्नागार, विशाल चबूतरे वाला 6 अन्नागार। देखो अन्नागार क्या होता है इसको समझो ध्यान से, पहले समझो आप। अन्नागार कहते हैं ना, अन्न को रखने के लिए कगार बनाया जाता है। जैसे गांव वगैरह, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। जैसे गांव वगैरह में जाते हैं, अन्न रखने के लिए ऐसे बनाए जाते हैं ना, अन्न रखने के लिए ऐसे बनाए जाते हैं। गेहूं चावल रखने के लिए, आप गोरखपुर वाले क्षेत्र में जाओगे, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बढ़नी, महाराजगंज, इन सब क्षेत्रों में जाओगे ना, तो वहां पर डेहरी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डेहरी, ठीक। और टंकी भी कहते हैं, कई जगह टंकी कहते हैं। आप वेस्टर्न यूपी में आओगे ना तो टंकी कहते हैं। तो इसे गेहूं और चावल बन रखने के लिए इसे बना दिया जाता है, ऊपर में ऐसे भर दिया जाता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है, और इधर नीचे एक होल बना करके इसे निकालते हैं, होल बना करके इसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसे कहीं कहीं डेहरी कहते हैं, कहीं कहीं बखीरा कहते हैं, कहीं कहीं टंकी कहते हैं, कहीं कहीं स्टोर रूम। स्टोर रूम में तो रूम बड़ा हो गया ना, स्टोर रूम बच्चा तो मतलब पूरा रूम हो गया ना। रूम के अंदर जो होता है जिसमें गेहूं चावल अनाज रखते हैं, कह सकते हो समझने के लिए स्टोर रूम, लेकिन उसमें एक ही प्रोडक्ट रखा जाता है। जैसे गाँवों में जाते हैं ना तो उसे बखीरा कहते हैं, टंकी कहते हैं, हाँ कोठी कहते हैं, कोठी भी कहते हैं बिहार वगैरह में, बखीरा भी कहते हैं। जैसे अब गाँवों में जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से अन्न को रखने के लिए जो आगार बनाए जाते हैं उससे, हाँ टीन का। पहले देखो, पहले आदमी के पास पैसा कम होता था, तो पैसा कम होता था तो इंसान मिट्टी का बनाता था, मिट्टी का बनाता था। और फिर जैसे जैसे इंसान के पास पैसा आ गया, थोड़ी आलस भी आ गई, तो अब टीन का मिलता है। लेकिन टीन वाला देखो जल्दी खराब हो जाता है, उसमें गेहूं चावल जल्दी सड़ जाता है। और जो मिट्टी उट्टी का बना होता था ना, उसमें जल्दी खराब नहीं होता था। 5-5 साल का चावल रखा घर पे मिलता था। आज देखो, आज 4 साल 5 साल का चावल नहीं मिलेगा, खा ही नहीं पाओगे, और उससे पहले वो सड़ जाएगा उसमें, क्योंकि वो टंकी जो होता है ना वो टीन का बना होता है, तो नमी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और नमी एब्जॉर्ब कर लेता है तो पूरा गेहूं चावल खराब हो जाता है। और मिट्टी में जल्दी नमी एब्जॉर्ब होती नहीं है, तो मिट्टी वाला लंबा चलता था, 4-4 साल 5-5 साल का चावल होता था। हाँ कोठिला भी बोलते, कोठिया भी कहते हैं, सब जगह अलग अलग होता था। तो गेहूं और चावल को रखने के लिए जो अन्नाजार बनाते हैं उसी को अन्नागार कहते हैं। तो टोटल कितने हैं? 6 इधर हो गए और 6 इधर हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। तो 6 इधर हो गए और 6 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो इसी तरीके से विशाल चबूतरों वाला 6-6 12 अन्नागार होता है, ठीक है। देवी माँ की मूर्ति, देवी माँ की मूर्ति कैसी होती थी भाई? यहाँ पर तो मैं उसको भी चित्र दिखाई देता हूँ आपको कि कैसे होता था देवी माँ की मूर्ति। ये देखो, ये मातृ देवी की मूर्ति विजिबल है सभी को? ये देखो, मातृ देवी की मूर्ति होती है जो हड़प्पा से खुदाई में मिलता है। ये देखो, ये मातृ देवी की मूर्ति होती है जो हड़प्पा से खुदाई में मिलता है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति होती है जो बड़ा सुंदर मिलता था वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में। ये मातृ देवी की मूर्ति होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में मिलता है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य। भाई सिंपल सा, जब अन्नागार होगा तो कुछ तो रखा ही रहेगा, ठीक। तो उसी को अन्नागार मतलब कह लेते, देवी माँ की मूर्ति, गेहूं और जौ रखा होता था। हाँ, अब वो आपके ऊपर मर्जी करे, आपको पैसा सोना चांदी का बनवा लो, क्या दिक्कत है? पैसा हो तो सोना चांदी का बनवा लो, मिट्टी क्या चीज़ है, उसका अपना अन्नागार बना लो। पैसे के ऊपर डिपेंड करता ना बच्चा। अब देखो डाइस, डाइस किसने खोजा? हम लोग कहते हैं डाइस हमने खोजा, क्योंकि लोथल में भी डाइस मिल रहा, लोथल गुजरात में है। पाकिस्तान वाले कहते हैं डाइस हमने खोजा, तो भारत पाकिस्तान में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, चलो भाई ठीक है, खोजा आपने। चाइना वाले कहते हैं डाइस हमने खोजा, डाइस हमने खोजा। तो हम लोग कहते हैं भाई डाइस का मतलब पासा, जानते ना पासा? तो हम लोग कहते हैं देखो भाई, हमारे यहाँ सांप सीढ़ी का गेम बड़ा पुराना होता था जनाब। आपके एग्जाम में यदि आ गया डाइस किसने खोजा, तो क्या आंसर मार करोगे? तो आपको आंसर मार करना डाइस डिस्कवर्ड बाय इंडिया। कौन क्या मानता है क्या कहता है उसको मैटर नहीं करता है, आपको क्या मार करना? डाइस डिस्कवर्ड बाय इंडिया, ठीक है। एक स्टैचू है जिसमें कुत्ता पीछा करते, हिरन का पीछा करते हुए दिखाया गया, एक मूर्ति है जो भी बनी होती थी, ठीक। इसके अलावा और बात कर लेते, मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी की बच्चा, पकी हुई मिट्टी की। इसके बाद में और क्या मिलता है भाई?
लाल बलुआ रंग के नर का धड़ मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इन्हें उर्वरता की देवी कही जाती है। और ये बहुत पूछा जाता है, उर्वरता की देवी वाला मूर्ति हमें कहाँ से मिलता है? तो एक सील पे मिलता है, एक सील पे मतलब एक मुहर है, उसी मुहर पे मिलता है, तो उसी पे मिलता है। तांबे का स्केल, वो मतलब कॉपर तो जानते ही थे। काम करने वालों के क्वार्टर भी मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो लिपि है वो भी यहाँ पर मिलती है। टेराकोटा मिलता है, इक्का गाड़ी मिलता है। इसके अलावा और क्या मिलता है? इसके अलावा और क्या मिलता है जनाब आली? इसके अलावा मिलता है दो चीज़ें और, ऐड कर लेना आराम से, क्योंकि आज का समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। इसके अलावा दो चीज़ें और ऐड कर लेना, उसे कहेंगे सीमेट्री। सिमेट्री HR-37 मतलब HR-37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान अगर R-37 रहेगा तो भी मार्क कर देना, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा क्या मिलना? फायर अल्टार, यानी क्या मिलेगा बच्चा? अग्निवेदिका, अग्निवेदिका एटसेट्रा कर दो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, जो आपके मन में बन रहा हो कि नहीं सर से पूछना चाहिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट कर लेंगे आराम से सभी लोग तब तक। हाँ, स्वास्तिक सिंबल भी मिलेगा हड़प्पा मोहनजोदारो दोनों जगह से, तो वो आपको रिलीजन में बताएंगे चित्र के साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू आप लोगों को भी। सभी को अच्छा लग रहा है ना क्लास में? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए मुलाकात होगी हमारी आपकी कब? मंडे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नहीं, हाथ से नोट्स बनाना है, नो प्रिंटेबल। हाथ से नोट्स बनाओ, बढ़िया सा नोट्स बनाओ, खूब सुंदर सा, खूबसूरत सा, जानदार शानदार सा, नो प्रिंटेबल नोट्स। ठीक है, हाथ से बनाइए अच्छे से। आया नहीं होता आर्य सभ्यता, आर्य अभी नहीं आएगा बच्चा, आर्य भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आएगा। ठीक है, हाँ टाइम का पता नहीं चला, चलिए अच्छी बात है। कैसे पता चलेगा? मन लगा के पढ़ते हैं। माया सभ्यता पढ़ेगा? अरे यार तुम पहले सिंधु घाटी तो पढ़ लो। हाँ, माया सभ्यता कहाँ से पढ़ोगे? माया सभ्यता आपके एग्जाम में आता है कि माया सभ्यता बना दे, किस देवता की माया वाले पूजा करते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, कितनी दूर तक माया सभ्यता फैली थी, वो सब आपके एग्जाम में थोड़ी आता है। जो माया सभ्यता आपको पढ़ाने लगेंगे, माया हो गया, एजेटेक हो गया, तमाम सारी सभ्यताएं हैं, आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता। अपनी सभ्यता तो पहले पढ़ लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।